वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद कुमार फिर से हम लोग मैथ्स का महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आया हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्या कह रहा है, प्रमेय क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है दूसरे कथन को सिद्ध करने के लिए उपयोगी नहीं है। ये गलत बात कह रहा है। यह एक सिद्ध कथन है जो अगर मान लीजिए हम थेल्स में पढ़ते हैं तो थेल्स प्रमेय में ए बी सी और इसका मध्य बिंदु मान लीजिए डी है और इसका मध्य बिंदु ई है। जब इसको मिलाते हैं तो ये और ये क्या होते हैं, समानांतर होते हैं। ये थेल्स मतलब ये प्रमेय का है। दूसरा है कि पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहते हैं हम लोग कि ये 90 डिग्री है, ये कर्ण है और ये लंब है और ये आधार है। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो ये यही तो होता है क्या चीज़, प्रमेय का। ये क्या है? ये सिद्ध कथन है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है? ए बराबर में बी क्यू प्लस में आर। और यूक्लिड एल्गोरिथम से हम लोग दो धनात्मक संख्याओं का हम लोग क्या निकालते हैं? मौसा। क्या निकालते हैं? मौसा। तो दो धनात्मक पूर्णांक के लिए हम लोग क्या निकालते हैं? मौसा निकालते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 2.3 के ऊपर में रेखरिंग का प्रमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए 2 के इसको क्या करिए +3 और ऊपर में रेखरिंग है तो कितना 9 आएगा? 1। तो 3 तिया 9। अब इसको यहाँ पे 2 है और +1 बटा में 3 है, यहाँ बटा का जोड़ कर देंगे तो 3 दूना 6, 6 और 1 7, कितना 7 बटा में 3। तो इसका प्रमेय संख्या कितना हो जाएगा? 7/3। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? 4 की पावर n के शून्य पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावे, देखिए अगर शून्य होने के लिए 2 के अलावे क्या होना चाहिए? 5। हम बताए थे शांत और अशांत। यहाँ पे कंसेप्ट क्या है? शांत और अशांत का। शांत के लिए क्या था? या तो 2 आ जाए या तो 5 आ जाए या तो 2 और 5 आ जाए। यहाँ पे 2 तो दिया हुआ है, इसके अलावा 0 होने के लिए क्या चाहिए? 5। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि बहुपद का घात पी एक्स बराबर में x² + 3x +, देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा घात कितना है? चर का 2। इसको हम क्या कहेंगे? 2 घात वाले बहुपद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 का शून्यांक। देखिए शून्यांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? x² + 3x + 2 = में क्या कर देंगे? 0। अब यहाँ पे 2 का ऐसे गुणनखंड करें कि जोड़े और घटाएं, कितना चाहिए? 3x। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x² + 2x प्लस में 2 = में 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? x कॉमन लेंगे तो x + में 2। यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? x + में 2। एक बार किसके बराबर 0 करेंगे? x + 2 को और x + 1 को। x + 2 = में 0 और x + 1 = में 0। तो यहाँ से जब x + 2 = 0 करें तो इसका मान कितना आएगा? यहाँ प्लस है तो जाएगा तो क्या होगा? माइनस। यहाँ x + 1 है तो यहाँ पे भी x माइनस, तो -1 और -2। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि शून्यांक मतलब जो बहुपद है x² + 7x + 10 के शून्यांक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा। अगर कोई बहुपद है, मतलब द्विघात बहुपद है x² + bx + में c, इसका 2 शून्यांक है, एक अल्फा है और एक बीटा है। तो क्या होता है? अल्फा + बीटा मूलों का योगफल क्या होता है? -b/a। दूसरा क्या होता है? अल्फा × बीटा मूलों का गुणनफल c/a। तो यहाँ पे क्या है? अल्फा × बीटा मतलब मूलों का गुणनफल। तो ये क्या होता है? c/a। c क्या है यहाँ पे? स्थिर पद कितना है? 10। और a किसका होता है? x² का गुणांक। तो x² के पीछे कुछ नहीं तो कितना है? 1। तो 10/1 को हम कर सकते हैं 10। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि द्विघात बहुपद px² + 3x + p का एक शून्यांक -2 है तो p का मान, देखिए जब एक शून्यांक 2 दे दिया है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ कितना रख देंगे? -2। तो p 2 का स्क्वायर 4। और देखिए यहाँ पे रखेंगे -2 तो 3 दूना -6 अब प्लस p = में 0। अब देखिए यहाँ पे है 4p और यहाँ पे p तो कितना हो जाएगा? 5p। और c को इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -6, इधर क्या होगा? ये प्लस। तो p बराबर कितना जाएगा? 6/5। कितना जाएगा? 6/5। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समीकरण निकाय x + 2y = 3, 5x + ky = 15 कि अनगिनत हल है। देखिए अनगिनत हल के लिए क्या होता है? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो a1 कितना है? 1 है। a2 कितना है? 5 है बराबर। b1 कितना है? 2 है। b2 कितना है? k है बराबर। c1 जब 3 को इधर जाएंगे तो क्या होगा? -3 और c2 कितना जगह? -15।
हम ये दोनों को लेके चलते हैं तो वो किसका माना जाएगा, के। तो देखिए कोना कानी गुना करेंगे तो के गुने एक कितना होगा, के, और 5 दूना 10, तो के का मान कितना होना चाहिए तो उसके लिए अनगिनत होगा, तो 10। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर दो रैखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पे काटे, देखिए दो क्या कर रहा है, एक बिंदु पे काट रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, केवल एक हल, या केवल एक हल, या इसी को क्या कहते हैं, अद्वितीय हल। क्या कहते हैं, अद्वितीय हल। तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में किस प्रकार का होगा, तो ये क्या होगा, अवरोधी। क्या होगा, अवरोधी होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। AP 12, 17, 22, 27 ऐसे चलते गया। सर्वांतर, तो ये सर्वांतर क्या होता है, अगला पद माइनस पिछला पद, अगर ये दोनों मिलेंगे तो अगला पद कौन हो जाएगा, 17 और माइनस 12, और 17 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा, 5। सर्वांतर कितना हो जाएगा, 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ABC अगर समांतर श्रेणी में है तो B, देखिए बी वाला है तो B को लिख सकते हैं हम लोग क्या, पहला A और तीसरा C और बटा में 2, तो A प्लस C बटा में 2। ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कर रहा है इसका 11वां पद, देखिए A दे दिया है तो A कितना है, -3। D निकालेंगे तो अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद कितना है, -1 बटा में 2, अब पिछला पद माइनस, तो घटाएंगे तो माइनस माइनस +3, ये कितना 3 दूना 6, 6 में से गया तो 5 बटा में 2, और हमको कितना निकालना है 11वां पद, तो हम AN निकालेंगे तो A प्लस N-1 इंटू में D, A कितना है -3, N कितना है 11, 11 में से 1 गया तो 10, और D कितना आया है 5 बटा में 2, 2 पंचे 10, तो ये कितना हो जाएगा -3 और 50 25, 25 में से -3 गया तो कितना बचेगा 22। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। त्रिभुज ABC समरूप है DEB, देखिए त्रिभुज ABC और DEF ये क्या है, समरूप है। तो इसका क्षेत्रफल 64 है और इसका क्षेत्रफल कितना है 121 है। यदि EF मतलब ये वाला भुजा 15.4 है तो BC हमको ये वाला भुजा निकालना है। देखिए तो इसका क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल बटा में DEF का क्षेत्रफल बराबर में, अगर ऊपर में ले रहे हैं ABC तो क्या ऊपर में आएगा BC और नीचे में क्या आएगा EF। अब देखिए इसका क्षेत्रफल दे रखा है, मतलब इसका स्क्वायर, क्या करते हैं इसका क्षेत्रफल का स्क्वायर, तो ABC कितना दे रखा है 64 और ये कितना दे दिया है 121 बराबर में। अगर हम यहाँ पे BC का स्क्वायर और यहाँ पे EF का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आएगा, तो 64 का वर्गमूल 8, 121 का वर्गमूल 11, और यहाँ पे BC और EF का मान कितना दे रखा है 15.4, कितना दे रखा है 15.4। जब हम अगर इसको 11 से काटिए, 11 एकम 11, 4, 11 चौका 44, 1.4, तो कोना कानी गुना करेंगे तो 1.4 के गुना करेंगे तो 14 अट्ठे 112, कितना होगा 14 अट्ठे 112, तो 112 और दशमलव कितना एक अंक तो कितना जगह 11.2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4, 10, 16, 22, 28 का सर्वांतर निकालेंगे किससे, डी से। अगला पद कितना है 10, पिछला पद कितना है -4, तो 10 में से 4 गया तो 6, सर्वांतर कितना हो जाएगा 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AB और AC का मध्य बिंदु, देखिए त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु और AC का मध्य बिंदु कौन है DEF, DE है। इस प्रकार है कि ये और ये क्या है समानांतर है, जिसमें BC के अंदर रखा है 8, तो हमको D निकालना। देखिए अगर ये समानांतर होता है, ये और ये समानांतर होता है, तो ये इसका क्या होता है आधा, जो BC का आधा कौन होगा D, तो D का मान क्या हो जाएगा 1/2 इंटू में BC। अब BC का मान कितना दिया हुआ है 8, तो 2 चौका 8 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो समान कोणिक त्रिभुजों के उनकी संगत भुजा के अनुपात सदैव समान होता है, तो किसने कहा था, इसने ये बात क्या कहा था, थेल्स। हम लोग थेल्स पर में पढ़ते हैं कि अगर कोई त्रिभुज है ABC, इसका मध्य बिंदु मान लीजिए D है, इसका मध्य बिंदु E है, जब इसको मिलाएंगे तो ये बट्टा ये बट्टा ये बट्टा ये, और उसका क्या होता है ये और ये क्या होते हैं समानांतर। ये किसने बताया था, थेल्स प्रमेय। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, देखिए ये निर्देशांक ज्यामिति का है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। जब क्षेत्रफल निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल,
तो ये क्या होता है, 1/2 x1 लेंगे तो क्या लेंगे y2 माइनस y3, अब प्लस x2 तो क्या होगा ये y3 माइनस y1 और प्लस x3 तो क्या लेंगे y माइनस y2। इस फार्मूला पे रखकर हम क्या कर सकते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग निकालते हैं। तो 1/2 x1 कितना है 2, जब x1 2 है तो क्या y2 माइनस y3, तो y2 कितना है 0 और माइनस माइनस प्लस y3 कितना जगह 4, x2 कितना है -1, कितना है -1। तो जब लेंगे तो ये क्या होगा, जब x2 ले रहे हैं तो क्या होगा तो y2 माइनस y3 तो -4 और -2, सॉरी y जब x2 लेते हैं तो y3 माइनस y1, तो y1 कितना है 3, फिर x3 लेंगे x3 कितना है 2, अतः x3 लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो क्या था y1 माइनस y2 तो 3 माइनस 0। अब क्या करते हैं इसको 1/2 इंटू, अब 2 चौका 8, अब देखिए 4 3 7 और -7 आ गया, -1 से गुना करेंगे तो क्या होगा प्लस के 7, अब प्लस देखिए 3 में से 0 गया तो 0, 3 दूना 6, तो 8 7 15, अब 15 6 21, 21/2, इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 21/2 वर्ग मात्रक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिंदु देखिए इसके बीच की दूरी निकालना है, तो दूरी निकालते हैं तो क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दूरी सूत्र से निकालेंगे तो यहाँ पे x2 कितना है 0, 0 माइनस a कॉस थीटा का होल स्क्वायर अब प्लस y2 कितना है a साइन थीटा अब -0 का होल स्क्वायर। किसी भी संख्या में 0 को जोड़ेंगे या घटाएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर क्या जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जब ए स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे कॉमन, क्या कर लेंगे हम लोग कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब त्रिकोणमिति में पढ़े हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है 1, कितना होता है 1, तब यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर गुने में 1 और ए स्क्वायर मतलब क्या वर्गमूल कितना आएगा ए, तो किसका मान कितना आ जाएगा इसके बीच की दूरी ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे 45 डिग्री का मान, तो कॉट 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 माइनस 1 और नीचे में 1 प्लस 1, तो 1 में से 1 गया तो 0 और 1 1 2, ऊपर में 0 रहे नीचे में कोई संख्या रहे तो इसका मान कितना हो जाता है 0। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जब भी त्रिकोणमिति में पाई दिखाई दे तो कितना लेना है पाई का मान 180, तो साइन 180/4 माइनस कॉस 180/4, 4 से तो काटिए 4 चौका 16 4 पंजे कितना 45 आएगा, कितना आएगा 45, तो साइन 45 डिग्री और माइनस कॉस 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 और इसका भी कितना कॉस 45 का मान होता है 1/√2। एक प्लस का है एक माइनस का है तो दोनों घटे कितना दे देगा 0। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम बोला थीटा का मान, तो देखिए ये दोनों में चिन्ह किसका है गुना का, तो सेक थीटा कितना जाएगा 2/√3, कितना जाएगा 2/√3। तो हमको बोला है कि सेक थीटा का मान √3 कब होता है। देखिए तो जब हम 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, पहले हम साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। अब इसको जब पलटेंगे तो कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2 और कॉस 45 1/√2 और कॉस 60 1/2 और कॉस 90 0। देखिए कॉस क्या किसका उल्टा होता है सेक का, तो सेक का मान मतलब सेक 2/√3, तो 2/√3। अच्छा तो ये तो देखिए तो रूट ये किसका मान होता है 2/√3 मतलब कॉस का 30 डिग्री पे, तो यहाँ पे कॉस 30 डिग्री, तो सेक से सेक कट गया तो थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जब एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे त्रिकोणमिति में सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 के बराबर। इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा और क्या लिख सकते हैं 1 + टेन स्क्वायर थीटा। उसी तरह एक और था रिलेशन कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 के, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होगा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसके बदला 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर क्या लिख सकते हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए, अब बट्टा में 1 + टेन क्या लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर ए। अब देखिए कॉस किसका उल्टा होता है साइन का, तो इसको लिख सकते हैं हम 1 में साइन स्क्वायर ए और सेक किसका होता है कॉस का, तो 1 में कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए कहाँ जाएगा ऊपर, कॉस स्क्वायर ए कहाँ जाएगा
ऊपर और साइन स्क्वायर ए कहाँ आएगा, नीचे। और एक फार्मूला जानते हैं, ये किसका फार्मूला होता है, कॉट, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर ए का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में देखिए कोण ए कितना है, 90 डिग्री, तो ए बी सी, तो ए बी कितना है, 8√6। उसके बाद दिया हुआ है ए सी 8√2 और कोण ए कितना है, तो कोण बी पूछ रहा है हमको, कोण बी पूछ रहा है। तो हम क्या लगाएंगे, देखिए हमको लंब और आधार दे दिया हुआ है, तो टेन थीटा लगा दें, टेन थीटा लगाएंगे तो क्या होता है, लंब बटा में तो 8√6, तो लंब 8√2 अब बटा में 8√6, तो देखिए 8 से 8 कट गया। अब यहाँ पे √2 है और यहाँ पे भी √6 है, इसको लिख सकते हैं 2 गुना में √3, तो √2 से √2 कट जाएगा, तो कितना आएगा, 1 बटा में √3। और टेन का मान 1 बटा √3 कब होता है, 60 डिग्री पे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए, ये त्रिभुज ए बी सी में कोण बी कितना है, ए बी सी, कोण बी कितना है, 90 डिग्री, तो उसके बाद कोण बी कितना है, 90 डिग्री, कोण ए कितना है, 45 डिग्री। और देखिए जब त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होना चाहिए, 180, ये 45 है, ये 90, तो कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री। तो बी सी और बी ए, देखिए बी सी, देखिए इसके सामने 45 डिग्री, इसके सामने 45 डिग्री, ये दोनों भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा, तो इसका अनुपात कितना होगा, 1:1। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वृत्तार्ध, देखिए वृत्तार्ध क्या होता है, एक वृत्त होता है, उसका ये व्यास होता है, ये इसी को हम लोग क्या कहेंगे, वृत्तार्ध। तो ये कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, देखिए एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र कौन है, O है, P से, है ना, एक बिंदु कौन है P से, PA तथा PB, PA और PB दो स्पर्श रेखा खींचते हैं। स्पर्श रेखा कितना डिग्री पे झुका हुआ है, 60 डिग्री पे। तो कौन पर झुके हैं, तो AOB ये वाला कोण निकालना है हमको। देखिए तो इसका और इसका सम, मतलब कोण O और कोण P का सम कितना होना चाहिए, 180, ये 60 है तो ये कितना होगा, 120, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई वृत्त, एक वृत्त है कि चतुर्भुज के सभी भुजाएं को स्पर्श कर रहा है। एक वृत्त है जो चतुर्भुज के सभी भुजा को क्या कर रहा है, ये स्पर्श कर रहा है, मतलब छू रहा है, तो करती है, जहाँ पे ए बी सी डी, ए बी कितना है, 6 है, बी सी कितना है, 7 है, सी डी कितना है, 4 है, तो ए डी का मान निकालना है। देखिए 6 और 4 10, देखिए आमने सामने का जो स्पर्श कर रहा है उसको जोड़ देंगे, तो 6 4 10, इसको मान लेते x, तो 6 4 10 और ये की बराबर कितना जाएगा, x प्लस में 7, तो हमको ये निकालना है, डी ए निकालना है या ए डी निकालना है, तो 7 को इधर ले आइए, तो x बराबर कितना जाएगा, 10 में 7 गया 3, तो ए डी का लंबाई कितना हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वृत्त का चतुर्थांश, देखिए ये वृत्त है, वृत्त को 4 भागों में बांट दिया गया, तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालिए। पूरा कितना होता है, πr², तो आधा एक चतुर्थांश कितना होगा, πr² बटा में 4। अब देखिए उसकी परिधि कितना देखा, 22, तो वृत्त की परिधि कितना होता है, 2πr, परिधि 2πr, वृत्त का परिधि कितना है, 22, 2 तो 2 22 बटा में 7 इंटू में r, ठीक है 22 से 22 कट गया, तो r कितना आएगा, r आ जाएगा 7 बटा में 2। अब हमको अब r आ गया 7 बटा में 2 और यहाँ पर रखेंगे, मतलब चतुर्थांश में, तो चतुर्थांश में रखेंगे, यहाँ पे r आया कितना, 7 बटा में 2, और चतुर्थांश क्षेत्रफल क्या होगा, πr² बटा में 4, पाई का मान 22 बटा में 7 इंटू 1 बटा में 4, r कितना 7 बटा में 2 इंटू 7 बटा में 2। अब देखिए 7 से 7 क्या हो गया, कट गया, 11 दूना 22, अब गुना कर दीजिए, 11 सत्ते 77, अब बटा में 4 दूना 8, अब इसको भाग कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, भाग, 77 बटा 8, मतलब कि 8 से 77 में भाग कर दीजिए, तो 8 नामा 72, 8 नामा क्या हो गया, 72। देखिए कितना हो जाएगा, 5, ये कट गया, दशमलव देंगे 0, 88 से 8 सत्ते 56 ज़्यादा हो जाएगा, 8 छक्के 48, फिर यहाँ पे कितना 2 0, फिर 8 3 24, 8 दूना 16, देखिए क्या 9.62, देखिए अब उसका देखिए कितना है, 9.62 कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, मतलब ये वृत्त है, इसकी वृत्त त्रिज्या कितना है, r है,
अब क्या करता है कि इसी वृत्त की मतलब त्रिज्या को क्या कर दे रहा है, आधी r/2। तो पुराने तथा नए वृत्त की परिधि का अनुपात, देखिए इसका परिधि कितना होगा 2πr, और इसको आधा कर दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा 2πr/2। तो 2 से 2 क्या कट गया, और पाई से पाई भी कट गया, और r से r भी कट गया, तो कितना होगा 2:1। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वृत्त की त्रिज्या, मान लीजिए ये वृत्त है, इसका त्रिज्या r है, अब इसको कितना कर दिया गया 3 गुनी, कितना कर दिया गया 3 गुनी कर दिया जाए, तो नए और पुराने, पहले इसमें क्या कर रहा है नया का, तो नया का कितना हो जाएगा 2πr से, तो 2πr कितना हो जाएगा 3r, और पुराना कितना हो जाएगा 2πr, 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, और r से r कट गया, तो कितना हो जाएगा 3/1। इसको क्या कहते हैं 3:1। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक अर्धगोले का आयतन, देखिए ये अर्धगोला है, इसका आयतन, तो अर्धगोला का आयतन कितना होता है, अर्धगोला का आयतन 2/3πr3, और कितना दे रखा है उसका, इसका दे रखा है 1944। देखिए तो जो यहाँ पे हम क्या करेंगे r निकालेंगे, क्या निकालेंगे r, और r जब निकलेगा तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 3πr²। जब r निकाल लेंगे तो इस फॉर्मूला में रख देंगे, तो हमें क्या निकल जाएगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। इसका जवाब कहाँ देना है, आपके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी लंब वृत्तीय शंकु, एक क्या है शंकु है, शंकु की त्रिज्या मतलब इसका r है, ऊंचाई इसका h है, एवं ऊंचाई दोनों को दुगुनी कर दिया जाए। देखिए पहले वाले शंकु है उसका ऊंचाई h है और त्रिज्या r है। अब जो नया शंकु बना इसको हम लोग क्या कर दिए, दोनों को दुगुनी कर दिए, तो ये 2h हो गया, और ये कितना हो गया 2r हो गया। तो नए ठोस का घनफल एवं पहले ठोस के घनफल के अनुपात है ना। अब देखिए घनफल मतलब घनफल बोले तो आयतन, तो देखिए नए वाला है कितना हो जाएगा 1/3πr², तो r तो 2 दूना 4r² हो गया, r² और h तो 2h। अब बटा में पुराने वाला का है, तो 1/3πr²h, 1/3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, r² से r² कट गया, h से h कट गया, तो 4 दूना 8, और नीचे में कितना है 1। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 8:1। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले से इतना सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने, देखिए जब बोलेगा कि इतना सेंटीमीटर त्रिज्या से इतना त्रिज्या के कितने मतलब कितने बनाए जा सकते हैं, तो क्या करेंगे आयतन से, तो 4/3πr3, एक का क्यू, अब बटा में 4/3π, और यहाँ पर r कितना है 0.1 का क्यू, 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, ऊपर में 1 गुने में 1 गुने में 1, नीचे में 0.1 इंटू में 0.1 इंटू में 0.1। देखिए जब इसको दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर में कितना हो जाएगा 3 को 10, तो 10 गुने में 10 गुने में 10, 10 दानी के 100, 100 दानी के 1000, कितने हम लोग गोले बना सकते हैं 1000। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी घन के किनारा और विकर्ण की लंबाई का अनुपात, देखिए घन, किसी घन के, तो घन के क्या होता है किनारा और उसके विकर्ण, तो किनारा होता है a और विकर्ण कितना होता है a√3, तो a से a कट गया तो कितना यहाँ पे a, यहाँ पे a से a कट गया तो यहाँ पे 1 आएगा, तो 1:√3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समान आधार और समान ऊंचाई के लंब वृत्तीय बेलन तथा लंब वृत्तीय शंकु के आयतनों का अनुपात, देखिए समान आधार भी है और समान ऊंचाई भी है। एक बेलन है, क्या है ये एक बेलन है, इसका भी ऊंचाई कितना है h है, इसका भी त्रिज्या कितना r है, और एक क्या है शंकु है, इसका भी त्रिज्या कितना r है और इसका भी ऊंचाई कितना है h है। तो इसके आयतनों का अनुपात, तो पहले बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, और गोला इस शंकु का 1/3πr²h, πr²h, r² से r² कट गया, h से h कट गया, पाई से पाई कट गया, 3 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 3:1, तो 3:1। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन, देखिए तो त्रिज्या कितना आ जाएगा 7, और गोले का आयतन 4/3πr3, 4/3 पाई का मान 22/7, r कितना 7 गुने में 7 इंटू में 7, 7 से 7 कट गया। देखिए ये ऊपर वाले को 4/7 गुना कर लीजिएगा, उसे किससे भाग कर दीजिएगा
3 से। और जो आंसर आएगा वो आपके कमेंट बॉक्स में इस आंसर का जवाब दे दीजिएगा। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। देखिए 3 लगातार प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और माध्य क्या होता है? सभी संख्या का योगफल बटा में कुल संख्या। तो 3 प्राकृतिक, तो 1 2 3, इसका माध्य तो 3 2 5, 5 1 6, और 6 बटा में संख्या क्या है? 1 2 3, तो 3 2 तिया 3 दूना 6, कितना जाएगा प्राकृतिक माध्य? 2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बहुलक, जो संख्या ज़्यादा बार आया है, 1 2 बार आया है, 3 क्या बार आया है? 1 2 3, तो बहुलक कौन हो जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें भी क्या कर रहा है बहुलक निकालने के लिए, तो 3 है 1 2 3 बार, 4 है 2 बार, 0 1 बार, 5, तो बहुलक कौन हो जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम 5 संख्याओं का माध्य। देखिए ये प्रथम 5 संख्या, तो 1 2 3 4 5। अब देखिए माध्य निकालने के लिए कहेगा ना, अगर हमको देखिए 2 को बीच इधर से हटाइए, 2 को बीच इधर से हटाइए, तो बीच वाला क्या कहलाएगा? माध्य। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नहीं तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। माध्य क्या होता है? सभी संख्याओं का योगफल। 5 4 9 3 12, 12 12 2 14, 1 15, तो सब जोड़ दिए 15, कितना संख्या है? 1 2 3 4 5, भाग कैसे कर देंगे? 5 से, तो 5 दिया 15, इसका माध्य कितना जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं सुनो। प्रथम 4 सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, उसका माध्य। तो प्रथम 2 4 6 8, 4 संख्या हो गया, इसका माध्य निकालना है, सभी को जोड़ दीजिए। तो 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20। अब भाग किसे कर देंगे? 1 2 3 4 से, 4 पंचे 20, इसका माध्य कितना जाएगा? 5। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20 बल्बों में से एक बल्ब खराब है, इस समूह में से एक बल्ब को निकाला जाता है। इस बल्ब के खराब होने, देखिए बल्ब कितना खराब है? 1 है, तो नीचे हम लिखते हैं कुल प्रायिकता, तो कितना बल्ब है? 20 बल्ब। और बोला एक बल्ब खराब होने की प्रायिकता, तो बल्ब तो एक ही खराब है ना उसमें से, तो इस 20 में से एक को निकालेंगे, वो कौन सा बल्ब निकलेगा? खराब बल्ब। कितना इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा? 1/20। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 पासे को एक साथ फेंका गया। अब देखिए 2 पासे को एक बार फेंका जाए तो कुल प्रायिकता कितना हो जाएगा? 36। मतलब 2 पास आया तो 6 और 6 36 हो जाएगा। अब बोला कि दोनों पर समान संख्या आने की प्रायिकता हो सकता है, इस पर 1 आए तो इस पर भी 1 आए, 2 आए तो 2 आए, 3 आए तो 3 आए, 4 आए तो 4 आए, 5 आए तो 5 आए, 6 आए तो 6। ये पहला पासा है, ये दूसरा पासा है। एक बार फेंकेंगे तो हो सकता है इस पर भी 1 आ गया, इस पर भी 1 आ गया। दूसरा बार फेंकेंगे तो इस पर भी 2 आया, इस पर भी 2 आया। तीसरा बार फेंकेंगे तो इस पर भी 3 आया, इस पर भी 3 आया। चौथा बार फेंकेंगे तो इस पर भी 4 आया, तो इस पर भी 4 आया। 5वां बार 5 और 5, छठा बार 6 6। तो बोला कि दोनों पासे पे सेम संख्या, मतलब समान संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा? तो 1 2 3 4 5 6, तो 6/36, 6 6 36, कितना जाएगा इसका प्रायिकता? 1/6। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos ऐसे करते कहाँ गया? cos 90 डिग्री। असल में चिन्ह किसका है? गुना का। cos 90 का मान कितना होता है? 0। और देखिए इस सबको अगर 0 से गुना कर देंगे और इसका मान कुछ मान आएगा, सबको 0 से गुना कर देंगे तो संख्या का पूरा का संख्या क्या हो जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि टेन थीटा, देखिए टेन लाल लाल बटा में काका, पहला वाला साइन थीटा, बीच वाला कॉस थीटा, अंतिम वाला टेन थीटा। साइन थीटा बराबर में लंब बटा में कर्ण, कॉस थीटा बराबर में आधार बटा में कर्ण, टेन थीटा बराबर में लंब बटा में आधार। और कॉस का उल्टा क्या होता है? कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर में कर्ण बटा में लंब। कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक बराबर में कर्ण बटा में आधार। टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट बराबर में आधार बटा में लंब। हमको टेन थीटा, तो लंब है 3, आधार है 4, तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें लंब है 3, आधार है 4, कर्ण निकाल लेंगे 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, तो 25, 25 का कितना आएगा? 5, कितना आएगा? 5। अब साइन थीटा, साइन थीटा और क्या होता है? लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है? 3, और कर्ण कितना है? तो कितना हो जाएगा? 3/5। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए कह रहा है समांतर माध्य निकालने के लिए, तो समांतर माध्य में क्या करते हैं हम लोग? पहला पद और अंतिम पद, तो x + 12 बटा में 2। अब देखिए x और x 2 है तो कितना? 2x हो जाएगा, और प्लस में 12 बटा में 2। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे x प्लस में 6 बटा में 2, 2 से 2 कट गया, इसका समांतर माध्य कितना आया? x प्लस में 6। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए साइन 18 डिग्री और कॉस 72, देखिए 18 और 72 का जोड़िए, कितना आया?
90। तो पूरे के मान कितना हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये हो गया शॉर्टकट। और देखिए किसी एक को बदल दीजिए, अगर हम साइन 18 को 18 डिग्री रहने दें और नीचे में कॉस 90 में से कितना घटाए कि हमको 72 आ जाए, तो 18 डिग्री घटाएंगे। तो ऊपर वाला साइन 18 डिग्री है और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और साइन थीटा कितना यहाँ पे 18 डिग्री। तो दोनों ऊपर नीचे क्या हो गया बराबर, तो इसका मान कितना आ गया 1। यहाँ पे हम लोग साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है ये कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा यहाँ पे क्या होता है ये साइन थीटा। उसी तरह कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है यहाँ पे सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा ये क्या होगा ये कॉसेक थीटा। उसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है ये टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा ये क्या होता है ये कॉट थीटा, ये क्या होता है कॉट थीटा। अब देखिए यहाँ पे ये चलिए कोई क्वेश्चन चलो कितना आ गया इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि पी एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 तो पी एक्स का एक शून्यक होगा। देखिए एक शून्यक कौन होगा, देखिए दो रखेंगे, ऑप्शन से भी रख सकते हैं अन्यथा हम ऐसे भी कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x अब प्लस का x और माइनस का 4 इक्वल टू में 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू में 0। तो एक बार क्या होगा x प्लस 1 और एक क्या होगा x माइनस 4। तो कह रहा है एक शून्य, देखिए क्या ऑप्शन x बराबर क्या आएगा -1 और x बराबर क्या आएगा 4। क्या -1 ऑप्शन में है नहीं है, तो एक शून्य को बोल रहा है, तो एक शून्य कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। देखिए अभाज्य किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो एक और अपने अलावा किसी से नहीं कटे उसे कहते हैं अभाज्य, और भाज्य एक और अपने अलावा किसी से कट जाए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन हो जाएगा 4, और ये दोनों का गुणनफल तो 4 दूना 8, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समानांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद 86 है। देखिए ऐसे करते करते ये कहाँ तक चला गया है 86 तक। अब हमको निकालना है कि मतलब कौन सा पद मतलब एन का मान निकालना है, तो हम यहाँ पर ट्रिक से बात करते हैं। अंतिम पद 86 है, पहला पद 2 है, और देखिए 6 और 4 में अंतर कितना है 4/4 अब प्लस में 1। 86 में से 2 गया तो 84/4 अब प्लस में 1। 4 दूना 8 21 और 1 22, मतलब 22वां पद कितना होगा 82, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नहीं तो हम लोग ऐसे भी लगा सकते हैं ए एन बराबर में a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एन कितना है 82, ए कितना है 2, हमको एन का मान निकालना है तो एन माइनस 1। डी क्या होता है सर्वांतर, 6 में से 2 गया तो कितना 4, 82 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 80 और बट्टा में 80 और बट्टा में 4 और प्लस में 1, 20 चौका 80, 20 और 1 21, कौन सा जगह 21वां पद। चलो ठीक से गलत हो गया था क्या, 82 में से 82 नहीं 82 में से 2 गया और बट्टा में 4 और प्लस में 1, 80 बट्टा में 4 और प्लस में 1, 20 चौका 80 तो 20 और 1 21वां पद, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये शंकु की बात करते हैं। शंकु में ये त्रिज्या होता है ये, हाँ बेटा कल दिए थे ना, अच्छा वीडियो बना लेते कल दिए थे ना आपको, एच है और इसका त्रिज्या एल है। तो शंकु का क्या कहेगा वक्र पृष्ठफल क्या होता है ये पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठफल क्या होगा पाई आर एल और प्लस में पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा एल प्लस में आर। उसका शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो क्या करा उसका आयतन तो कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या मतलब कितना संख्या होगा। देखिए 0 और 50 के बीच में तो 1 होगा 3 होगा 5 होगा 7 होगा, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा 49, मतलब कुल कितना संख्या होगा तो 49 में से 1 हटा दीजिए कितना बचेगा 48। ये दोनों में अंतर कितना का 2 का, तो भागा 2 अब प्लस में 1, 24 दूना 48, 24 और 1 25, कितना मतलब विषम संख्या होगा तो 25, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इसको अगर मान लीजिए हम बनाएंगे समांतर श्रेणी से तो पहला 1 3 5 7 ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा ये 49 तक। तो ए एन क्या होता है अंतिम पद कितना है 49, तो 49 प्रथम पद कितना है 1, हमको एन निकालना है तो एन माइनस 1 और डी कितना हो जाएगा 3 में से 1 गया तो 2, अब 49 में से 1 गया तो 48 बराबर में एन माइनस 1 इंटू में 2, ये दोनों में गुना का चिन्ह है इससे भाग कर देंगे 48 बटा में 2 24 बराबर में एन माइनस 1,
-1 को इधर ले आइए तो n बराबर कितना है 24 और 1 25, कितना संख्या हो जाएगा 25 संख्या हो जाएगा। इस तरह से हम लोग लगभग इसमें 50 प्लस क्वेश्चन देख लिए। कितना प्लस 50 प्लस क्वेश्चन को हम लोग देख लिए हैं। चलते हैं हम लोग यूक्लिड कुछ रिवीजन कर लेते हैं। यूक्लिड एल्गोरिथम इसका सूत्र क्या होता है a बराबर में BQ प्लस में R, ये होता है। इससे हम लोग क्या निकालते हैं दो धनात्मक संख्या का क्या निकालते हैं HCF या मौसा या HCF या मौसा। चलते हैं हम लोग इसी कंसेप्ट पे चलते हैं। जब आगे हम लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी दो संख्या जिसका मौसा कितना होना चाहिए 1, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे सह अभाज्य संख्या कहेंगे। उसके बाद चलिए परमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ पे Q बराबर में 0 नहीं हो। और अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कहेंगे अपरमेय संख्या कहेंगे। एक होता है भाज्य संख्या और एक होता है अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या एक से वैसी बड़ी संख्या जो एक और अपने अलावा किसी और संख्या से भी कट जाए, जैसे 4 1 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 2 से, ये क्या संख्या होगा 4। फिर 6 1 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, इसको भी भाज्य कहेंगे। और अभाज्य एक से बड़ी वैसी संख्या जो एक और अपने अलावा किसी और से ना कटे, जैसे 2 1 और 2 के अलावा किसी से कटेगा नहीं, 3 1 और 3 के अलावा किसी से कटेगा नहीं, उसे हम लोग क्या कहेंगे अभाज्य संख्या। सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए उसे कहेंगे सम संख्या। फिर होता है विषम संख्या, ऐसी संख्या जो 2 से पूरा नहीं कटे उसे क्या कहेंगे विषम संख्या। फिर होता है प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फिर होता है पूर्ण संख्या, क्या कहते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, मतलब गिनती की संख्या में शून्य परिवार को रखकर जो परिवार बनता है उसे क्या कहते हैं हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं हम लोग, मतलब परमेय और अपरमेय संख्या के परिवार को हम लोग क्या कहते हैं वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं हम लोग वास्तविक संख्या। अगर इसी में बोला जाए कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा 1 और 9, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा 1। उसी तरह 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा मतलब 99, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होगा 10। फिर चलते हैं आगे, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 3 × 9, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना आएगा 100। उसके बाद चलते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 × 9, सबसे छोटी संख्या 1 पे 3 को 0। इसी तरह जितना अंक बोलेगा 10 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो क्या होगा 10 × 9, क्या होगा 10 × 9। फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर बोलते हैं कि यहाँ पे 2a² b और c और 4aq b² c² का हमको अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालें। देखिए एलसीएम निकाले चलेंगे तो एलसीएम में निकालेंगे तो 2 और 4 का पहले संख्या जो है उसका एलसीएम निकाल लीजिए, 2 और 4 का एलसीएम 4। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पे a² कै गो है 2 गो और यहाँ पे कै गो है 3 गो, तो हम कौन लेंगे ज़्यादा वाला तो AQ। यहाँ b कै गो 1 गो, b यहाँ पे कै गो है 2 गो, क्या लेंगे ज़्यादा वाला। यहाँ पे c कै गो 1 गो, यहाँ पे c कै गो 2 गो, तो c²। ये होगा एलसीएम। एचसीएफ वाला में क्या करेंगे 2 और 4 का एचसीएफ निकालिए तो 2 दूना 4, इसका कितना आएगा 2। और ये दोनों में जो छोटा वाला होगा यहाँ पे AQ है, यहाँ पे a² है तो कौन लेंगे छोटा वाला a²। यहाँ पे b² है और यहाँ पे b है तो कौन लेंगे b। और यहाँ पे c² है, यहाँ पे है c, तो एलसीएम हो जाएगा ये और एचसीएफ हो जाएगा ये। चलते हैं हम लोग और आगे चलते हैं तो कुछ बात कर लेते हैं हम लोग किसका माध्यिका और बहुलक। देखिए माध्य क्या होता है, माध्य निकालते हैं तो क्या कहता है कोई भी जो संख्या दिया हुआ है सभी संख्या का योगफल अब बट्टा में कुल संख्या क्या होता है कुल संख्या, तो ये क्या कहलाता है माध्य। क्या कहलाएगा माध्य। और माध्यिका निकालने के लिए जो मेरे पास जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसको पहले कैसे करेंगे बढ़ते क्रम में सजाएंगे। अगर सजाने के बाद संख्या को गिनेंगे, अगर विषम संख्या आएगा तो बीच वाला होगा और सम आएगा तो छोड़ के जो 2 बीच वाला होगा उसको हम लोग
क्या करेंगे, ऐड के करके 2 से भाग कर देंगे। जैसे 7 दे दिए, 3 दे दिए, 5 दे दिए, 1 दे दिए, है ना, और दे दिए 9 दे दिए। इसका क्या निकालना है, माध्यिका। तो पहले मतलब बढ़ते क्रम में पहले 1 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 9 गिनेंगे, 1 2 3 4 5। 5 की संख्या है, विषम संख्या, तो 2 इधर से हटाइए, 2 इधर से हटाइए, बीच वाला क्या कहलाएगा, माध्यिका। तो 5 से क्या हो जाएगा, माध्यिका। जैसे हम क्वेश्चन दे दिए 8 4 है ना 2 6, इसका माध्यिका निकालिए। तो पहले बढ़ते क्रम में पहले सबसे छोटा कौन है, 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8। देखिए क्या इसमें 1 2 3 4, 4 क्या है, सम संख्या। तो 1 इधर से हटाइए, 1 इधर से हटाइए, और बीच वाला 2 संख्या बच गया कौन, 4 और 6, इसको जोड़िए, 6 4 10 बटा में 2, 2 पंचे 10। तो इसका माध्यिका कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5। और बहुलक, एक क्या होता है, बहुलक, जो भी आंकड़ा दिया रहेगा उस आंकड़े में जो संख्या ज़्यादा बार आया होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक। जैसे हम दे देंगे 0 1 3 2 5 2 3 5 2। देखिए 0 एक बार है, 1 एक बार है, 2 1 2 3 बार है, 5 2 बार है, 3 एक बार है, सबसे ज़्यादा बार कौन आया हुआ है, 2। इसको हम लोग क्या कहेंगे, बहुलक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद एक रिलेशन होता है माध्यिका, बहुलक और माध्य में। क्या होता है ये, बहुलक बराबर में क्या होता है, 3 गुने में माध्यिका और -2 इंटू में माध्य। ये क्या होता है, ये रिलेशन होता है बहुलक और माध्यिका और माध्य में। इसी तरह से हम लोग हर एक मतलब जो थ्योरी क्लास होगा, हम लोग वीडियो के अंतिम में कुछ ना कुछ टॉपिक को क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ताकि आप लोग को भी क्या होता रहे, रिवीजन होता रहे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।